हेलो डियर फ्रेंड्स, कल के लिए सॉरी दोस्तों, कल थोड़ा बिजी था मैं, इसलिए स्टोरी अपलोड नहीं कर पाया। दोस्तों, आप लोग आदि ही मिस्ट्री मेन स्टोरी सुनना चाहते हो तो आप टेलीग्राम ज्वाइन करे सुन सकते हैं, और मेरा दूसरा चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन पर है। मेरा दूसरा में 4 से 5 अलग अलग स्टोरी अपलोड किया है। अगर आप स्टोरी पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करना। और हाँ, अभी मेरा पुराना चैनल पर 90 से ज्यादा स्टोरी वीडियो अपलोड कर चुका हूँ, तो आप ध्यान से सुनना। ओके दोस्तों, अगर मिस्टीरियस गर्ल एंड रूड हीरो स्टोरी आप सभी को पसंद आए तो एक लाइक और छोटा सा कमेंट कर देना, और कंटिन्यू सुनना चाहते हो तो सब्सक्राइब करना और घंटी दबाकर नोटिफिकेशन ऑन कर देना सबसे पहले स्टोरी सुनने के लिए। ओके, तो शुरू करते हैं आज का एपिसोड 141, रुद्राक्ष की काबिलियत। अब तक आपने सुना कि अनाहिता बम डिफ्यूज कर देती है, और दूसरी तरफ रुद्राक्ष की खुशी देखकर ध्रुव को रुद्राक्ष के बारे में कुछ गलतफहमी हो जाती है, और रुद्राक्ष सारे कंपनी के लोगों को कंपनी में रहने के लिए मना लेता है। अब आगे ध्रुव हैरानी से उन्हें देखे जा रहा था। रुद्राक्ष ने उन सभी लोगों को सिर्फ 5 मिनट में कुछ बातें बोलकर मान दिया, जबकि वह उन लोगों को इतनी कोशिश से करने के बाद भी कंट्रोल में नहीं कर पा रहा था। क्या हुआ, कैसे हुआ? संभव जो मीटिंग रूम के दरवाजे पर खड़ा था, उसके चेहरे पर एक छोटी सी स्माइल थी। उसने रूम के अंदर जो कुछ भी हुआ वह सब कुछ सुना और देखा था। जैसे ही कॉन्फ्रेंस रूम में रुद्राक्ष ने एंट्री ली, अपने डोमिनेटिंग ऑरा की वजह से उसने सारी सिचुएशन को अंडर कंट्रोल कर लिया, और उसे गोल्डन बालों वाले लड़के को तुरंत यहाँ से जाने का बोलकर रुद्राक्ष ने सबको ही यकीन दिला दिया कि उनकी कंपनी उन सभी लोगों के बिना भी कम कर सकती है। और उसके बाद रुद्राक्ष ने अपनी बातों से और यह पूछकर कि उनका ओपिनियन उन्हें कितना ऑफर कर रहा है, अपनी सिंसेरिटी उन्हें दिखाई, और उसके बाद उसने उन्हें एक बेटर ऑफर और बेटर अपॉर्चुनिटी देने की बात करके उन्हें एश्योरेंस दे दिया कि वह लोग इस कंपनी में ज्यादा सेफ है। ऑफ कोर्स वह झूठे वादे नहीं कर रहा था। उसकी कही हुई हर एक बात सच थी, और उसके अलावा वहाँ का हर एक स्टाफ मेंबर इंटरनेशनल अवार्ड विनर और काफी प्रेस्टिजियस यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट है, और वह लोग अपनी अचीवमेंट पर काफी प्राउड और कॉन्फिडेंट है, और उन जैसे लोग कभी भी एक फिक्स सैलरी पर ठीक कर नहीं रहना चाहते। वह लोग जरूर इस तरह की कंपनी में काम करना पसंद करेंगे जहां उनके टैलेंट और स्किल्स को अप्रिशिएट किया जाए और वह लोग अपना हुनर दिखा सके, और रुद्राक्ष के इस प्रॉमिस ने उन्हें ऐसा करने का मौका दे दिया था। जरूरी नहीं है कि यह तकनीक हर कंपनी में काम करे, लेकिन सिंघानिया ग्रुप दुनिया के टॉप कंपनी में से एक है, इसलिए इन एम्प्लॉइज को उसकी डायरेक्टर की कही हुई बात पर भरोसा करने में ज्यादा वक्त नहीं लगा, क्योंकि इस कंपनी की रिपीटेशन ही इतनी अच्छी थी। संभव ने ना में सर हिलाया। रुद्राक्ष जैसा मैन्युपुलेटिव बॉस होना जितना अच्छा है, उतना उन लोगों के लिए डरावना भी। लकली वह उसका स्टाफ मेंबर या फिर उसका राइवल नहीं है, वरना वह भी पक्का रुद्राक्ष के माइंड गेम्स का विक्टिम होता, और वह भी बिना इस बात का एहसास हुए। वह रुद्राक्ष की इस मामले को सेटल करने की एबिलिटी से काफी इम्प्रेस था। उस कॉन्फ्रेंस रूम में बैठे हुए सभी लोगों को बाहर जाने से पहले एक कॉन्ट्रैक्ट साइन करना था कि अगले 3 साल तक वह लोग रिजाइन नहीं कर सकते। सारे कॉन्ट्रैक्ट साइन करने के बाद वह लोग चले गए, जबकि ध्रुव अभी भी काफी हैरानी से रुद्राक्ष की तरफ देखे जा रहा था। संभव ने अपना चश्मा ठीक किया और हंसते हुए ध्रुव का कंधा थपथपाकर बोला, क्या तुम अभी भी शॉक में हो? अपने कंधे पर वार महसूस कर ध्रुव जल्दी से अपने होश में आया, और उसने और रुद्राक्ष का हाथ पकड़कर पूछा, तुमने यह कैसे किया? रुद्राक्ष ने उसे एक नजर देखा और कहा, तुम्हें बस यह पता लगाना होता है कि वह क्या चाहते हैं और उसे कैसे पूरा किया जा सकता है, अपने फायदे में रहते हुए। बस मैंने भी वही किया। ध्रुव ने जल्दी से एक छोटा सा नोटबुक और पेन निकाला और रुद्राक्ष की सारी एडवाइस उसमें लिख ली, लेकिन रुद्राक्ष ने आगे कुछ नहीं कहा, तो ध्रुव ने उसकी तरफ देखते हो पूछा, और उसके बाद रुद्राक्ष जो अपने फोन पर लगातार कुछ देखे जा रहा था, उसने ध्रुव को जवाब दिया, और कुछ नहीं। ध्रुव एक बार फिर कंफ्यूज हो गए। और कुछ नहीं, बस इतना ही? मगर उसके पास अभी भी कितने सारे सवाल थे। ध्रुव लगातार रुद्राक्ष से सवाल किया जा रहा था, मगर रुद्राक्ष की नजर लगातार फोन स्क्रीन पर जमी हुई थी। उसके एटीट्यूड से गुस्से में ध्रुव ने पूछा, तुम किसे मैसेज कर रहे हो? तुम्हें कोई गर्लफ्रेंड मिल गई है क्या? उसकी बात सुनते ही रुद्राक्ष ने उसे घूर कर देखा, तो ध्रुव जल्दी से चुप हो गया। संभव जो कब से खड़ा साइड में सब कुछ सुन रहा था, उसे लगा कि कुछ तो गड़बड़ है, इसलिए उसने पूछा, क्या हुआ है? यह सुनते ही रुद्राक्ष के एक्सप्रेशन सख्त हो गए और उसने कहा, मैंने अपने स्पेशल स्क्रू को अनाहिता को प्रोटेक्ट करने के लिए भेजा था,
मगर सीक्रेट तरीके से, लेकिन उन लोगों को कोई अता पता नहीं चल रहा है और अनाहिता की जान लगभग एक्सप्लोजन में जाने वाली थी। मुझे शक है कि हो सकता है उनके साथ। यह सुनते ही संभव और ध्रुव के दिल ने एक धड़कन छोड़ दी। ध्रुव ने जल्दी से पूछा, ऑलमोस्ट एक्सप्लोजन में मरने वाली थी? तुम्हारा मतलब क्या है? वह आदमी अब मिस मल्होत्रा के पीछे क्यों पड़ा है? रुद्राक्ष ने हाँ में सर हिलाया और कहा, सिर्फ यह हुआ है, मैं मीटिंग रूम में आने के लिए इसीलिए लेट हुआ था क्योंकि उन आदमियों ने अनाहिता और उसका परिवार जीन्स बोट पर थे, उसे पर बम इंस्टॉल कर दिया था। यह सुनने के बाद हर वक्त बोलते रहने वाला ध्रुव के एक्सप्रेशन सख्त हो गए और वह चुप हो गया। संभव के भी एक्सप्रेशन डार्क हो गए और उसने कहा, मैं अभी अपने कुछ आदमियों को उन्हें प्रोटेक्ट करने के लिए भेजता हूँ। तुम्हें इस बात करू पर फोकस करना चाहिए और इस मामले की इन्वेस्टिगेशन भी करनी चाहिए। ओके। रुद्राक्ष ने हाँ में सर हिलाया और अपने करू के बॉडीगार्ड्स को कॉल करना जारी रखा, लेकिन रुद्राक्ष उनमें से किसी से भी कनेक्ट नहीं हो पा रहा था और ना ही उनमें से चारों में से किसी की लोकेशन पता चल रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे वह लोग हवा में गायब हो गए हैं। सारे सिग्नल यही बता रहे थे कि शायद उन्हें कुछ हो गया है। क्या हुआ है उनके साथ? फ्रस्ट्रेटेड होकर रुद्राक्ष ने कहा, चलो शॉपिंग करने। बहुत बहुत हो गया, मैंने अमेरिका में शॉपिंग नहीं की है। संभव तुरंत रुद्राक्ष के बातों का मतलब समझ गया। रुद्राक्ष यहाँ उनके दुश्मन की टेरिटरी में है और वह खुद को उसके सामने अकेला दिखाकर उसे बाहर लाने की कोशिश करना चाहता है। इसलिए उसकी भौहें आपस में सिकुड़ गई और उसने कहा, पहले मुझे कुछ अरेंजमेंट करने दे। इस तरफ जल्दी में बाहर जाना ठीक नहीं है। पहले हम राघव के वापस आने के इंतजार करते हैं। उसे पक्का कोई लीड मिली है, वह जल्दी वापस आ जाएगा। लेकिन उसकी बात सुनने के बाद भी रुद्राक्ष शांत नहीं था। वह कभी भी जल्दबाजी में कोई फैसला नहीं लेता था, लेकिन जब भी बात अनाहिता की जान और उसकी सेफ्टी की आती, वह हमेशा ऐसे ही जल्दबाजी करने लगता था। अचानक रुद्राक्ष को याद आया कि संभव हमेशा कहता है कि वह अनाहिता को पसंद करने लगा है, उससे प्यार करने लगा है। यह बात याद आते ही रुद्राक्ष के दिमाग में 2 दिन पहले की वह रात घूमने लगी जब वह अनाहिता के साथ एक ही बेड पर था और उसे पूरी रात देखता रहा था और करवटें बदलते हुए ही उसकी पूरी रात बीत गई थी, क्योंकि वह जब भी आंखें बंद करके सोने की कोशिश करता, उसके दिल की धड़कन बढ़ जाती और उसके दिमाग में अजीब ख्याल आने लगते। यही सब सोचकर अचानक वह संभव से बोला, शायद तुम ठीक कह रहे थे। कंफ्यूजन में संभव ने पूछा, क्या ठीक कह रहा था? लेकिन रुद्राक्ष ने उससे अपनी बातों को एक्सप्लेन नहीं किया और कहा, कुछ नहीं, तुम जाओ और जाकर अरेंजमेंट करो। संभव कंफ्यूजन में वहां से चला गया। वही ध्रुव थोड़ा कंफ्यूजन में था और उसने अपनी हिम्मत इकट्ठा करके पूछा, रुद्र मुझे तुझसे कुछ पूछना है, सच मुझे बताना। आफ्टर ऑल हम दोस्त हैं, बचपन के दोस्त हैं और हमारे बीच में कोई राज नहीं होनी चाहिए। रुद्राक्ष जो फिर से अपने फोन में करू को लोकेट करने की कोशिश कर रहा था, उसने जवाब दिया, क्या मैंने अभी तुझे जवाब नहीं दे दिया? नहीं, यह उसे बारे में नहीं है। ध्रुव ने एक गहरी सांस ली और अपना दिमाग स्ट्रांग करके पूछा, सच बता, क्या तू किसी से प्यार करने लगा है? और क्या वह मैं हूँ? लेकिन ध्रुव में इतनी हिम्मत नहीं थी कि वह लास्ट वाली लाइन रुद्राक्ष से बोल सके, इसलिए उसने यह बात मन ही में बोली थी। रुद्राक्ष ने हैरानी से ध्रुव की तरफ देखा। क्या यह बात उसके चेहरे पर लिखी हुई है, जो ध्रुव ने भी नोटिस कर ली? रुद्राक्ष कुछ देर के लिए रुका और फिर उसने कहा, शायद। वह भी खुद श्योर नहीं था, उसे भी अभी कंफर्मेशन चाहिए थी। रुद्राक्ष अपने ही ख्यालों में था, इसलिए उसने ध्रुव की आंखों में वह हैरानी और डर नहीं देखा। क्या रुद्र मुझे पसंद करता है? मैं पूरी जिंदगी उसे एक दोस्त मानता आया हूँ, लेकिन उसकी नजरों में मैं उससे कुछ ज्यादा हूँ। मुझे यहाँ से जाना चाहिए। अब ध्रुव में इतनी हिम्मत नहीं थी कि वह रुद्राक्ष के साथ एक ही रूम में रहे। वह इतनी जल्दी उसे रूम से भाग जैसे वह किसी भूत को देखकर भाग रहा हो। ध्रुव मन ही मन बोला, भले ही मैं रुद्राक्ष की रिस्पेक्ट करता हूँ, मगर मैं स्ट्रेट हूँ यार, मुझे सिर्फ लड़कियों में इंटरेस्ट है। रुद्राक्ष ध्रुव को इस तरह भागता हुआ देखकर थोड़ा कंफ्यूज हो गया, लेकिन उसने ऐसा बात पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया क्योंकि यह पहली बार नहीं था जब ध्रुव वियर्ड बिहेव कर रहा था। उसने जल्दी ही खुद को सो कॉल्ड शॉपिंग ट्रिप के लिए प्रिपेयर कर लिया। वहीं दूसरी तरफ एक हेलीकॉप्टर अनाहिता के क्रूज के ऊपर उड़ रहा था और हेलीकॉप्टर का दरवाजा बंद नहीं था और हेलीकॉप्टर के अंदर तेज हवा पहुंच रही थी और आरुष जो हेलीकॉप्टर के अंदर बैठा था, उसे तेज हवा से कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। उसका चेहरा ओवल शेप था, उसकी आंखें नीली थी और स्क्रीन काफी ब्राइट और उसका आधा चेहरा लगभग उसके बालों से ढका हुआ था। उसका बॉडीगार्ड जो कब से उसे देख रहा था, वह खुद को रोक नहीं पाया और उसने पूछा, आरुष सर, क्या अब हम यहाँ से जाने वाले नहीं हैं?
आप किस चीज का इंतजार कर रहे हो? आरुष ने एक आईब्रो उठाते हुए उसे देखा और कहा, पटाखे फूटने का इंतजार कर रहा हूँ कि मेरी छोटी कीटैन पटाखे के साथ फूटने वाली है। लेकिन वह बॉडीगार्ड समझ नहीं पाया और उसने कहा, क्या? लेकिन आरुष ने कोई जवाब नहीं दिया और उसको पूरा ध्यान सामने शिप पर टिका हुआ था। अगर उसने उन लोगों की बात सही से सुनी थी तो करुष किसी भी वक्त एक्सप्लॉयड हो सकता था। उसने अपने दयालु नेचर की वजह से उसे यह बात बताई ताकि वह किसी भी तरीके से करुष से बाहर चली जाए, लेकिन ऊपर से वह साफ देख सकता था कि कोई भी शिप से कूद कर भागने की कोशिश नहीं कर रहा है। शायद उस लड़की ने उसकी बात पर भरोसा ही नहीं किया हो। कितने अफसोस की बात है। लगता है उसका छोटा सा खिलौना जल्दी ही मरने वाला है। लेकिन थोड़ी देर इंतजार करने के बाद किसी तरह का कोई धमाका नहीं हुआ। आरुष शांति से पानी पर क्रूज को जाते हुए देख रहा था और इस सिचुएशन को देखकर वह काफी कंफ्यूज हो गया। क्या हुआ? जल्दी ही वह क्रूज किनारे पर पहुंच गया और आरुष ने उसकी किटैन को एक ओल्ड लेडी को सहारा देकर शिप से बाहर जाते हुए देखा। शायद अनाहिता ने कुछ अंदाजा लगा लिया और उसने अपनी नजर उठाकर ऊपर हेलीकॉप्टर की तरफ देखा, जिसमें उसे आरुष नजर आया, जो उससे काफी दूरी पर था। हेलीकॉप्टर में बैठा हुआ आरुष कोई रिएक्शन दे पाता उससे पहले ही अनाहिता ने उसे कैकेयी की नजर से बचकर अपना हाथ दिखाए। भले ही आरुष ज्यादातर अपने देश से बाहर नहीं गया था, मगर पूरे यूनिवर्स में मिडिल फिंगर दिखाने का एक ही मतलब है। मगर अनाहिता की हरकत पर गुस्सा होने की वजह है। आरुष जोर जोर से हंसने लगा, हा हा हा। आगे का कहानी में क्या होगा जानने के लिए सुनते रहिए मिस्ट्री गर्ल एंड अ रूड हीरो, और कमेंट लाइक जरूर कीजिए जिससे हमें प्रोत्साहन मिले। धन्यवाद। एपिसोड 142, राहुल के दिल की धड़कन। अब तक आपने सुना कि रुद्राक्ष अमेरिका में अपने पर्सनल बॉडीगार्ड को कॉल करने की कोशिश करता है, लेकिन वह फेल हो जाता है। और वहीं दूसरी तरफ वह लड़का जिसने अनाहिता पर हमला किया था, उसका नाम आरुष होता है। अब आगे अनाहिता की हरकत पर गुस्सा होने की बजाय आरुष जोर जोर से हंसने लगा। लगता है उसकी छोटी कीटैन ने बम को डिफ्यूज कर दिया है। तो आप सिचुएशन और भी इंटरेस्टिंग हो गई है। वह पीछे मुड़ा और आगे बैठे हुए बॉडीगार्ड को इंस्ट्रक्शन किया, चलो यहाँ से, और हाँ, इसके बारे में सारी डिटेल्स भी पता करवाना। कुछ और 2 सेकंड तक हेलीकॉप्टर वहीं रुक रहा और फिर वहां से चला गया। वहीं दूसरी तरफ अनाहिता ऐसे बिहेव कर रही थी जैसे कुछ हुआ ही नहीं और धीरे धीरे करके कैकेयी की सीढ़ियां उतारने में मदद कर रही थी। कैकेयी इस वक्त अनाहिता को परेशान करना चाहती थी, लेकिन इतनी सारी उल्टियां करने के बाद और इतनी देर तक बीमार रहने के बाद उसमें इतनी हिम्मत ही नहीं बची थी। और उसके अलावा हिमेश मल्होत्रा भी लगातार ऑफिस से आए हुए कॉल्स को पिक कर रहा था, इसलिए उसके पास भी उसका ध्यान रखने के लिए वक्त नहीं था। इसलिए इस सिचुएशन में सिर्फ वह अनाहिता के सहारे ही रह सकती थी, जो कैकेयी के लिए बिल्कुल भी अच्छी फीलिंग नहीं थी। वह धीरे धीरे अनाहिता के सहारे सीढ़ियों से नीचे उतर रही थी। जल्दी ही वह लोग डेक पर पहुंचे और गाड़ी में बैठकर मल्होत्रा मेंशन वापस आ गए। मेंशन में वापस आते ही कैकेयी सीधा अपने लिए तैयार किए गए रूम में गई और जाकर सो गई। उसमें इतनी हिम्मत ही नहीं बची थी कि वह मायरा की तस्वीर के पास जा पाए। अनाहिता ने अंदाजा से लगा लिया था कि कैकेयी को ठीक होने में लगभग 1 हफ्ता और लगने वाला है, क्योंकि उसकी उम्र इतनी हो गई है और मायरा की 13वीं पक्का 7 दिनों के बाद होने वाली है। तो उसे वक्त तक भी कैकेयी ठीक से ठीक नहीं हो पाएगी और ज्यादा उसके लिए परेशानी नहीं खड़ी करेगी। लेकिन अनाहिता को अभी भी विकी और विनोद से सावधान रहने की जरूरत थी। उनके बैकयार्ड में अभी भी मायरा की तस्वीर रखी हुई थी और फूलों को बिछाया हुआ था। वह वहीं बैठकर किसी गहरी सोच में चली गई। ठीक उसी वक्त उसे बड़े बड़े पेड़ों के पीछे जो दीवार थी, वहां से कोई तेज आवाज सुनाई थी, जिसे सुनते ही अनाहिता खड़ी हो गई और आवाज के दिशा में देखने लगी। वॉल पर जो फ्लावर पॉट रखा हुआ था वह साइड हट गया था और दीवार से एक हाथ दिखाई दे रहा था। जल्दी ही एक औरत जो आंधी खून में लटपट थी, वह दीवार पार करने का कोशिश कर रही थी। अनाहिता उसके पास पहुंची और उसने चिल्लाकर कोल्डली कहा, कौन हो तुम और क्या कर रही हो यहाँ? मैं चिल्लाकर सबको बुला लूंगी। वह लड़की लंबी लंबी सांस रह रही थी और उसने बहुत ही कमजोर आवाज में कहा, मिस मल्होत्रा, मैं वही हूँ जिन लोगों को मिस्टर सिंघानिया ने आपको प्रोटेक्ट करने के लिए भेजा था। हम पर किसी ने हमला कर दिया और उन लोगों में से मैं सिर्फ बची हुई हूँ और वह लोग कभी भी मेरा पीछा कर रहे हैं। अनाहिता को याद आया कि रुद्राक्ष ने उसे बताया था कि उसके कुछ स्पेशल बॉडीगार्ड छुपकर से प्रोटेक्ट कर रहे हैं, लेकिन वह किसी अजनबी पर इतनी आसानी से भरोसा नहीं कर सकती थी। हिलो मत, पहले मुझे चेक करने दो, उसने कहा और रुद्राक्ष को तुरंत एक वीडियो कॉल किया। 2 एक्सप्लोजन्स होने के बाद वह हर एक चीज पर शक करे, यह बात लाजमी थी। रुद्राक्ष को कॉल उठाने में ज्यादा वक्त नहीं लगा और उसने पूछा, क्या हुआ अनाहिता? अनाहिता ने कैमरा का व्यू चेंज किया और दीवार पर लड़की उसे औरत को दिखाते हुए पूछा, क्या यह तुम्हारे लिए काम करती है?
उस लड़की को देखते ही रुद्राक्ष की आंखें हैरानी से बड़ी हो गई और उसने कहा, सारिका सर, आदमी ने हमारी गाड़ी को टक्कर मारी और हमें नदी में गिरा दिया। मैं सिर्फ जगी हुई थी, इसलिए मैंने गाड़ी की खिड़की तोड़कर वहां से भाग कर आई। यह सब सुनने के बाद रुद्राक्ष के एक्सप्रेशन बहुत बुरी तरह बदल गए और उसने अनाहिता से कहा, मैंने ही इन लोगों को तुम्हें प्रोटेक्ट करने के लिए भेजा था। क्या तुम थोड़ी दिनों के लिए इसका ख्याल रख सकती हो? और सारिका की एक स्पेशल आइडेंटिटी है, इसलिए प्लीज इसे लोगों की नजरों में आने मत देना। यहाँ का सारा मामला सेटल करते हुए जल्दी वापस आने की कोशिश करूंगा। ठीक है, मैं ध्यान रखूंगी। इतना कहकर अनाहिता तुरंत कॉल कट कर दिया और जल्दी से उसे लड़की को संभाल कर दीवार से नीचे उतरा और खड़ा किया। उनके घर में एक चोट खाई हुई लड़की थी और जैसा कि रुद्राक्ष ने कहा कि इसकी कोई स्पेशल आइडेंटिटी है, इसलिए वह हिमेश मल्होत्रा की मदद तो नहीं ले सकती। थोड़ी देर सोचने के बाद अनाहिता ने उसे लड़की को वही बैकहेड में एक जगह बैठाया और जल्दी से सर्वेंट क्वार्टर्स की तरफ भाग कर गई। रास्ते में ही उसे ममता मिल गई और अनाहिता ने उसे रोकते हुए कहा, मेरी एक दोस्त वहां बैकयार्ड में है, प्लीज उसे अपने रूम में ले जाइए। वह किसी को अपना चेहरा नहीं दिखा सकती। उसकी देखभाल करने के लिए थोड़ी दिनों के लिए मेरी मदद कीजिए। मैं जल्दी से जाकर उसके ट्रीटमेंट के लिए दवाइयां लेकर आता हूँ। ममता ने जल्दी से हमें सर हिलाया और बैकयार्ड से सारिका को लेकर अपने रूम के अंदर चली गई। किस्मत से इस वक्त सर्वेंट क्वार्टर्स के आसपास कोई और नहीं था, इसलिए वह लोग बिना किसी के नजरों में आए जल्दी से ममता के रूप में पहुंच गए। भले ही बहुत सारे सर्वेंट क्वार्टर वहां पर थे, लेकिन सारे सर्वेंट को हाल फिलहाल में निकाल दिया गया था और जो लोग भी यहाँ रहते थे वह अपने अपने रूम में रहते थे, इसलिए अगर ममता थोड़ी सी सावधानी बरते तो किसी को कोई पता नहीं चलेगा। एक कारण यह भी था जिसकी वजह से अनाहिता ने सारिका को ममता के रूम में रखा था। थोड़ी देर बाद अनाहिता बिना किसी की नजरों में आए अपनी जैकेट से छुपा करके मेडिकल किट के साथ ममता के रूम में आई। ममता उस लड़की की मदद करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन वह लड़की ममता को अपने कपड़े नहीं हटाने दे रही थी। जैसे ही अनाहिता रूम आई तो उसके एक्सप्रेशन थोड़े रिलैक्स हुए और उसने बहुत ही रिस्पेक्ट ली, उसे ग्रेट किया। हेलो मिस मल्होत्रा। ग्रीट करने के लिए वह बेड से उठने की कोशिश करने लगी। अनाहिता ने जल्दी से रुकते हुए कहा, तुम्हें खड़े होने की जरूरत नहीं है, पहले तुम्हारी घाव की बरहम पट्टी करते हैं। यह सुनकर सारिका ममता को देखने लगी। अनाहिता उसकी हिचकिचाहट महसूस कर सकती थी, इसलिए उसने एक्सप्लेन किया, यह मेरे लिए काम करती है और भरोसेमंद है, तुम्हें उनकी चिंता करने की जरूरत नहीं है। सारिका ने हाँ में सर हिलाया और ममता को अपने कपड़े हटाने दिए। जैसे ही उसके कपड़े हिट, ममता हैरान हो गई। अनाहिता ने उसे लड़की को देखा तो उसके चेहरे पर बहुत सारे घाव थे और उस लड़की के कमर पर जो घाव था वह सबसे बड़ा था। तकरीबन 1 से 2 इंच का लंबा कांच का टुकड़ा उसकी कमर में घुसा हुआ था और उसे लगातार खून बहे जा रहा था। इस मंजर को देखते ही ममता ने जल्दी से अपनी आंखें बंद कर ली। वह घाव नहीं देख सकती थी, लेकिन अनाहिता के एक्सप्रेशन नहीं बदले और वह ध्यान से घाव का इंस्पेक्शन करने लगी। फिर उसने अपनी फर्स्ट एड किट निकाली और कहा, इससे तुम्हारा थोड़ा दर्द कम हो जाएगा। यह मार्केट में मिलने वाले पेन किलर से ज्यादा तेज असर करेगा। मेरे पास इंजेक्शन नहीं है, इसलिए तुम्हें अभी इसी से कम चलाना पड़ेगा। क्या यह ठीक है? सारिका ने हाँ में सर हिलाया और कहा, कोई बात नहीं, मुझे यह खाने की जरूरत नहीं है। मुझे दर्द से डर नहीं लगता। कुछ भी ठीक नहीं है। भले ही तुम्हें दर्द से डर नहीं लगता, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि तुम्हारी बॉडी इतना दर्द बर्दाश्त कर पाएगी। तुम्हें बहुत बुरी तरह चोट लगी है, इसलिए तुम्हें यह दवाई खानी होगी, वरना तुम बेहोश हो जाएगी। जैसे ही अनाहिता ने कहा, उस लड़की ने अनाहिता के हाथ से गोली लेकर खा ली। अनाहिता ने कुछ देर इंतजार किया जब तक उसे गोली का असर नहीं हो जाता और उसके बाद ग्लव्स पहनते हुए कुछ कांच के टुकड़े को पकड़कर बोली, मैं अभी इस कांच के टुकड़ों को निकालने वाली हूँ। दवाई के बाद भी यह थोड़ा दर्द देगा, तुम्हें बर्दाश्त करना होगा। ओके। सारिका ने हाँ में सर लाया और अनाहिता का दिया हुआ कपड़ा अपने मुंह में रख लिया ताकि उसकी दर्द भारी चीज बाहर न निकले। ममता की हिम्मत ही नहीं हो रही थी कि वह उन दोनों की तरफ देखें। वो साइड में खड़ी होकर लगातार दूसरी तरफ देखे जा रही थी। वुश। ममता सिर्फ कांच निकालने की आवाज सुन सकती थी और उसके बाद अनाहिता ने उसके सामने वह बड़ा सा कांच का टुकड़ा कचरे के डिब्बे में फेंका। उसके बाद उसकी करने लगी। जब ममता ने आखिरकार हिम्मत जुटाकर उनकी तरफ देखा तो अनाहिता ऑलरेडी सारिका के कमर के घाव की स्टिचिंग कर चुकी थी। ममता ने देखा तो सारिका की पीठ पर तकरीबन 10 टैंक पड़े हुए थे। ममता इमेजिन भी नहीं कर सकती थी कि किस तरह अनाहिता ने बिना ज्यादा खून बहाए और बिना नजर हटाए उसे घाव को स्टिच किया होगा, और ममता अनाहिता के लिए बुरा भी लग रहा था। ममता ने उस लड़की की तरफ देखा तो उसे लड़की का चेहरा पीला पड़ा हुआ था, लेकिन उसके चेहरे पर ज्यादा कोई एक्सप्रेशन नहीं थे, सिर्फ दर्द की थोड़ी सी शिकन थी। वह सोचने लगी कि यह तो किस तरह की लड़कियां हैं जो इतने दर्द और क्रिटिकल सिचुएशन में भी बिना एक्सप्रेशन के हैं।
अनाहिता ने सारिका के शरीर के हर एक छोटी मोटी चोट को ठीक से बैंडेज किया और फिर उसे शरीर को अच्छे से पोंछने के बाद एक ढीले ढाले कपड़े उसे पहना दिए। सब कुछ हो जाने के बाद अनाहिता ने कहा, ऑलराइट, सब कुछ हो गया है, तो मुझे बता सकती हो क्या हुआ था? यह बात सुनते ही सारिका की नजर फिर से ममता के ऊपर गई। उसकी आंखों से साफ पता चल रहा था कि वह रुद्राक्ष के अलावा किसी और पर भरोसा नहीं कर सकती। अनाहिता के कहने के बावजूद भी उसे ममता पर भरोसा नहीं था। उसकी नजरें देखकर ममता ने समझदारी दिखाते हुए कहा, आप लोग अपना टाइम लाजिए, मैं बाहर जाकर नजर रखती हूँ ताकि कोई यहाँ ना आए। अनाहिता ने हमें सर हिलाया तो ममता बाहर चली गई और उसके जाने के बाद दरवाजा बंद हो गया। तब जाकर सारिका बोली, थैंक यू मिस मल्होत्रा, स्मॉल मैटर रेट लिस्ट में तुम्हारे लिए इतना तो कर ही सकती हूँ। अनीता ने ना में सर हिलाया और कहा, तुम मुझे बताओ कि पहले क्या हुआ था? यह बात सुनते ही उसे लड़की ने अपने होठ आपस में दबाए और उसके चेहरे पर बहुत ही दर्द भरे और उदासी भरे एक्सप्रेशन आ गए। उसने थोड़ी देर में खुद को संभाल कर कहा, कल जब आप शहर से बाहर जा रही थी तो हम भी अपनी गाड़ी में आपका पीछा कर रहे थे और एक ट्रक जो साइड में पार्क किया हुआ था अचानक बहुत तेजी से हमारी तरफ बढ़ा और हमें टक्कर मार दी। वह ट्रक हमारी कार से लगभग 2 गुनी साइज का था, जिसकी वजह से हमारी गाड़ी घसीटते हुए साइड में बह रही नदी के अंदर जा गिरी और हम सब उसी गाड़ी में थे। इतना बोलकर वह लड़की कुछ देर के लिए रुकी। अनाहिता भी चुपचाप उसके आगे बोलने का इंतजार कर रही थी, वह बिल्कुल जल्दी में नहीं थी। पूरे 2 मिनट रुकने के बाद सारिका ने आगे कहा, पानी के गाड़ी के गिरते ही रोहित और राहुल के दिल की धड़कन बंद हो गई और रितेश बेहोश था। पानी गाड़ी के अंदर भर रहा था, इसलिए मैं होश में थी तो मैं गाड़ी के साइड का विंडो तोड़ी और बाहर आकर रितेश को भी बाहर निकाला, लेकिन इतना बोलते बोलते सारिका का गला भर आया। मुझे चोट लगी हुई थी और मेरे आंखों के सामने अंधेरा छाया हुआ था, इसलिए मेरे पास अकेले वहां से बाहर जाने के अलावा और कोई रास्ता नहीं था। मैं जब पानी से बाहर निकाल कर मदद के लिए जाने वाली थी तो उन लोगों ने हमें ढूंढ लिया। मुझे वहां पानी में रितेश को अकेला छोड़ना पड़ा, मगर वह फिर भी मेरे पीछे पड़े हुए थे। मुझे कई घंटे तक छुपा रहना पड़ा, उसके बाद कहीं मुझे भगाने का मौका मिला। इतना कहकर सारिका फुट-फुट कर रोने लगी। आगे कहानी में क्या होगा जाने के लिए सुनते रहिए मिस्ट्री गर्ल एंड अ रूड हीरो, और कमेंट और लाइक जरूर कीजिए जिससे हमें प्रोत्साहन मिले। धन्यवाद। एपिसोड 143 बेस्वाद पराठे। अब तक आपने सुना कि अनाहिता गार्डन में बैठी होती है, तभी उसे गार्डन की दीवार से एक जख्मी लड़की अंदर आई हुई दिखाई देती है और अनाहिता को पता चलता है कि वह रुद्राक्ष के बॉडीगार्ड में से एक है, तो अनाहिता उसकी मदद करती है। अब आगे सारी कहानी सुनाने के बाद सारिका बहुत रोने लगती है। अनाहिता उसे देखकर बता सकती थी कि सारिका खुद को उसके सामने कमजोर नहीं दिखाना चाहती, इसलिए अपने इमोशंस कंट्रोल करने की कोशिश कर रही है, मगर फिर भी उसके आंसू बहते ही जा रहे थे। अनाहिता के भी आंखों में हल्की नमी आ गई थी। उसने भी आप अपनी आंखें बंद कर ली और दूसरी तरफ देखने लगी। उसे नहीं पता था कि सारिका को कैसे चुप करना है। वह थोड़ी देर चुपचाप सारिका के साथ होने का इंतजार करती रही और फिर बोली, मैं तुम लोगों का बदला लेने में तुम्हारी मदद करूंगी। 3 लोगों की मौत और पहले के 2 एक्सप्लोजन में उसकी जान जाते जाते बचाना, इन सब का खामियाजा तो उसके दुश्मन को भुगतना होगा। इस वक्त अनाहिता के चेहरे पर जो सख्त एक्सप्रेशन थे और उसके आसपास जो ऑरा था, उससे सारिका को एक पल के लिए लगा कि वह अनाहिता को नहीं रुद्राक्ष को देख रही है। वह एक पल के लिए हैरान हो गई और फिर बोली, थैंक यू मिस मल्होत्रा, अगर आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, यह हमारा काम है कि हम आपको प्रोटेक्ट करें। जब तक आप सेफ हैं, मेरे भाइयों की जिंदगी वेस्ट नहीं हुई। सारिका की लॉयल्टी ने अनाहिता को हैरान कर दिया और उसने मुस्कुरा कर पूछा, लगता है रुद्राक्ष तुम सबके लिए काफी मायने रखता है। सारिका ने ना में सर हिलाया और बोली, नहीं, हम उनके कर्जदार हैं। अगर वह नहीं होते तो हम कब का मर चुके होते। हमारी जिंदगी उनकी एहसान के नीचे तभी हुई है। अनाहिता को नहीं पता था कि आगे कैसे बात करनी है, इसलिए वह थोड़ी देर के लिए रुकी और उसने पूछा, तुम्हारा नाम क्या है? सारिका श्रीवास्तव। अनीता ने हमें सर हिलाया, बोली, तो फिर मैं तुम्हें सारिका ही बुलाऊंगी। तुम्हें किसी चीज की चिंता करने की जरूरत नहीं है, तुम बस आराम करो और ठीक हो जाओ। शायद रितेश अभी भी जिंदा हो, मैं किसी को भेजती हूँ उसे ढूंढने के लिए। अनाहिता की बात सुनते ही सारिका की आंखों में चमक आ गई। ठीक उसी वक्त ममता ने दरवाजे पर नॉक किया और बोली, अनाहिता मैम, मिस्टर मल्होत्रा आपके लिए पूछ रहे थे। मैं समझ गई। अनाहिता अपनी जगह से खड़ी हुई और अच्छी सारिका की तरफ इशारा करते हुए बोली, प्लीज इसका ध्यान रखिएगा। आप चिंता मत कीजिए, मैं रखूंगी। अनाहिता उस रूम से बाहर निकाल करके अंदर लिविंग रूम में पहुंची, जहां हिमेश मल्होत्रा उसका इंतजार कर रहा था। उसे देखते ही उसने अपनी भौहें आपस में सिकुड़ा और पूछा, कहाँ थी तुम? मैं पूरे दिन से ढूंढ रहा हूँ।
अनाहिता ने उदास चेहरा बनाकर अपना सर नीचे किया और कहा, डैड, मैं बैकयार्ड में थी, मैं मायरा की तस्वीर पर कुछ फूल चढ़ाने गई थी। उसकी एक बात सुनकर हिमेश मल्होत्रा कुछ नहीं बोल पाया, इसलिए उसने कहा, तुम्हारी दादी माँ को होश आ गया है, उन्होंने पूरे दिन से कुछ नहीं खाया है और सर्वेंट का दिया हुआ सारा खान वह मना कर रही है। मैं डॉक्टर से पूछ लिया है, वह पराठे खा सकती है, तुम थोड़े से उनके लिए बना दो, शायद उन्हें बहुत पसंद है वह। यह सुनते ही अनाहिता ने अपना चेहरा काफी एक्साइटेड कर बना लिया और बोली, जब उन्हें पसंद है तो मैं जल्दी बना देती हूँ। इतना कहकर वह जल्दी से वहां चली गई। उसने जाने से पहले मुड़कर हिमेश मल्होत्रा का चेहरा देखा और उसके रिएक्शन देखकर उसके चेहरे पर एक डेविल स्माइल आ गई। किचन में 2-3 सेफ लाइन में खड़े होकर इंतजार कर रहे थे और उसे आते हुए देखकर उन्होंने उसे ग्रेट किया। अनाहिता ने उन्हें देखा और कहा, मैं कम कर लूंगी, आप लोग यहाँ से जाइए। उसकी बात मानने से कोई इनकार नहीं कर सकता था, इसलिए वह लोग चुपचाप वहां से चले गए। अनाहिता फ्रिज के पास गई और उसमें से सामान निकाल कर तैयारी करने लगी। काम करते हुए ही उसने अपने एक आदमी को कॉल किया। कॉल पिक होते ही दूसरी तरफ से आवाज आई, मिस माहिरा। अनाहिता ने सारी बातों को बीच में छोड़कर कहा, क्या तुमने साइकाइट्रिक हॉस्पिटल के बाहर विनोद को पकड़ा? अभी नहीं, मुझे लगता है कि उसे अभी तक यह खबर मिली नहीं है, मगर मैं अनीता मल्होत्रा के रूम के बाहर कैमरा लगा दिया है, जिससे हमें विनोद के वहां पहुंचते ही उसके बारे में पता चल जाएगा। गुड, अनाहिता ने कहा, अनीता मल्होत्रा के उसे अस्पताल में होने की खबर बाहर फैला दो और मेरे पास और 2 कम है जो तुम कर सकते हो। उसके आदमी ने बहुत ही रिस्पेक्टफुली कहा, प्लीज बताइए मैम। अनाहिता ने उसे रितेश के लोकेशन ट्रैक करने के लिए कहा और कुछ आदमी हिमेश मल्होत्रा के गांव अभय नाम के बच्चे के पास भी जाने के लिए कहा, और तुम लोग उसके पास मेरे फोटोग्राफ के साथ जाना और वह तुम्हें जो देगा उसे देखकर तुम्हें मेरे पास आना है, समझ गए? अनाहिता ने फोन पर बात करते हुए ही उसने धीरे धीरे करके पराठे तैयार कर दिए हैं। अनाहिता जब दरवाजे के पास पहुंची तो हिमेश मल्होत्रा अपनी मां कैकेयी के रूम में था। उसे देखते ही हिमेश मल्होत्रा ने मुस्कुराकर पूछा, आपके लिए पराठे बनाई हैं, हम क्या आप खाना चाहेंगी? यह सुनते ही कैकेयी की आंखें बड़ी हो गई और उसने जल्दी से कहा, ठीक है, मेरे पास ले आओ। जब अनाहिता पराठे के प्लेट लेकर अंदर आई तो कैकेयी मल्होत्रा ने उसे एक नजर भी नहीं देखा और प्लेट लेकर जल्दी से तोड़कर खाने लगी, लेकिन एक बाइट लेते ही एक ही के माथे पर शिकन आ गई और उसने कहा, इसका स्वाद कितना बेकार है, क्या तुम यह जानबूझकर कर रही हो ताकि मैं कुछ खाऊं ना और भूख से मर जाऊं? अनाहिता ने मासूम बनाकर आंखें बड़ी करते हुए कहा, मैंने तो उसे रेसिपी से बनाया है दादी माँ, जैसे पहले बनाया था। अनाहिता ने मासूम चेहरा बनाकर हिमेश मल्होत्रा की तरफ देखा तो हिमेश मल्होत्रा ने अपनी मां को शांत करते हुए कहा, मोम, आपकी तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए आपको ना ही भूख लग रही है और आपके मुंह का स्वाद भी बिगड़ गया है, मगर आपको थोड़ा तो खाना होगा। हिमेश मल्होत्रा के बार बार बोलने पर थोड़ा बहुत खाया और लास्ट में बोली, बस और मैं नहीं खा सकती। हिमेश मल्होत्रा ने एक गहरी सांस छोड़ी और अनाहिता को बाहर जाने का इशारा किया। अनाहिता ने भी हमें सर हिलाया और बाहर चली गई। किसी ने भी उसके चेहरे पर वह डेविल स्माइल नहीं नोटिस की। ऑफ कोर्स पराठे बिल्कुल टेस्टी नहीं थे और उसका स्वाद बहुत खराब था। अब जब वह उसे गांव में नहीं है और अनाहिता को कैकेयी मल्होत्रा से कोई लेना देना नहीं है तो वह क्यों उसे टेस्टी बनाएगी? क्यों वह अपनी मेहनत इस बुढ़ी के ऊपर बर्बाद करें? अगर उसने टेस्टी बनाई तो वह फिर से उसे बनाने के लिए कहेगी। क्या वह यहाँ पर उसकी पर्सनल कुक बनने आई है? और जहाँ तक बात रही हिमेश मल्होत्रा की, उसे कभी यह बात पता नहीं चलेगी कि उसकी हर एक बात मानने वाली और मासूम देखने वाली बेटी ऐसा कुछ कर सकती है। दुनिया में रुद्राक्ष और अपने मॉम डैड को छुड़ाकर वह किसी के लिए भी कुछ भी बनना पसंद नहीं करती थी। एक बार फिर बातों के बीच में अनाहिता के मन में रुद्राक्ष का ख्याल आया। इसने जल्दी से सर हिलाकर उसे ख्याल को झटका और अपने रूम में जाकर अभय वाले मामले से रिलेटेड कुछ काम करने लगी। अब जब उसे पड़े यकीन हो ही गया है कि हिमेश मल्होत्रा उसका दुश्मन है तो और देरी करने का क्या फायदा। वह मासूम होने का नाटक कर करके इतना थक गई थी कि वह जल्द से जल्द इन सभी नाटकों को बनाकर बनना चाहती थी। वहीं दूसरी तरफ अमेरिका में बाहर रुद्राक्ष अपने आदमी और दोस्तों के साथ घूमने आया था। यहाँ पर एक ऑफिस था जो एक्सक्यूटिवली रियल एस्टेट और महंगी ट्रांजैक्शन ऑफिसेज को भेजते थे। अगर रुद्राक्ष को कुछ खरीदने का नाटक करना ही है तो उसे अपने स्टैंडर्ड की चीज खरीदनी चाहिए ताकि जो लोग छुपकर उसे पर नजर रख रहे हैं उन्हें किसी तरह का शक ना हो। रुद्राक्ष और ध्रुव बहुत ही कॉन्फिडेंटली चलकर उसे ऑफिस के अंदर गए। उन दोनों का ऑरा, रिमार्केबल लुक्स और उन दोनों खुद को कैरी करने के ढंग की वजह से वहां के सेल्स मैनेजर में अंदाजा लगा लिया कि यह दोनों काफी अमीर इंसान है और उनकी सेल्स काफी अच्छी हो सकती है।
इसलिए मैनेजर खुद मुस्कुराते हुए उनके पास आया। वह सेल्स मैनेजर का नाम चार्ल्स था, लेकिन काफी कस्टमर अटेंड करने की वजह से वह हिंदी बहुत अच्छे से जानता था और रुद्राक्ष और ध्रुव को देखकर वह समझ गया कि यह लोग इंडियन है और उसने उन्हें हिंदी में बात करते हुए कहा, वेरी गुड आफ्टरनून जेंटलमैन, आप लोग किसी तरह की कोई प्रॉपर्टी खरीदने में इंटरेस्टेड है? रुद्राक्ष ने कोई जवाब नहीं दिया और कैजुअल एक्ट किया, मगर सच्चाई में उसकी नजर आसपास चारों तरफ थी। ध्रुव ने नॉर्मल देखने के लिए आसपास देखते हुए फोटोज अच्छी और कहा, आप क्या रिकमेंड करना चाहेंगे? एक अच्छी प्रॉपर्टी हमें बताइए, पैसों की कोई प्रॉब्लम नहीं है। इस बात ने चार्ल्स का अटेंशन पूरी तरह से खींच लिया। उसने जल्दी से रुद्राक्ष और ध्रुव को एक स्क्वायर्ड आर्किटेक्चर मॉडल की तरफ ले जाते हुए कहा, सर हम अमेरिका में नहीं अलग अलग देश में भी प्रॉपर्टीज बेचते हैं। यह देखिए, यह 27 फ्लोर की एक बिल्डिंग है जो साउथ इंडिया में है और इसके एरिया 40,000 स्क्वायर मीटर। वह इसके आगे कुछ बोलता है, उससे पहले ही रुद्राक्ष ने अपना एक हाथ उठाकर उसे चुप रहने का इशारा दिया, जिससे वह मैनेजर थोड़ा हैरान हुआ और उसने पूछा, क्या बात है सर, क्या आपको नहीं पसंद आया? रुद्राक्ष ने बिना किसी एक्सप्रेशन के जवाब दिया, मुझे इंडिया में प्रॉपर्टीज खरीदने में कोई दिलचस्पी नहीं है। हमें इस एरिया में प्रॉपर्टीज खरीदनी है जिसे हम आज ही देख पाए, ध्रुव ने आगे कहा। चार्ल्स ने जल्दी से अपना सर को खुजाया और जवाब दिया, तब तो सर आसपास में लाइट स्प्रिंग नाम का एक एरिया है जहां पर एक मॉडर्न मेंशन है, वह यहां से 3 से 4 घंटे की दूरी पर है। रुद्राक्ष ने ध्रुव की तरफ देखा तो ध्रुव की बात समझ गया और बोला, इस मॉडल से हमें ज्यादा कुछ समझ में नहीं आएगा, अगर बेटर रहेगा आप हमें डायरेक्टली में मेंशन दिखाने ले चले। ऑलराइट सर, पहले मुझे उसे मेंशन की चाबियां लेने दीजिए, फिर हम चलते हैं। जल्दी से उनसे कहा और दौड़ते हुए अंदर से जाकर उसे मेंशन की चाबियां लेकर आया और बोला, अब हम चल सकते हैं। क्या हम अपनी गाड़ी से जाए सर, या फिर हमारी गाड़ी से जाएंगे? तुम ड्राइविंग करना। समझ गया सर, चार्ल्स बोला और जल्दी से उन दोनों को फॉलो करते हुए दरवाजे से बाहर निकाला। पूरे रास्ते उस सेल्स मैनेजर ने उसे मेंशन की तारीफ करते करते उन दोनों को पका दिया। सर, यह मेंशन बहुत ही खूबसूरत है और उसका एरिया 1500 स्क्वायर मीटर का है और उसका आर्किटेक्चर बहुत ही लग्जरी और अच्छे आर्किटेक्ट से करवाया गया है। वहाँ कल रिपेयरिंग रूम बहुत बड़ा है और खिड़कियाँ काफी अच्छी तरह से डिजाइन की गई है, जिससे सूरज की रोशनी पूरी तरह से अंदर आ सकती है। यह सब सुनते हुए पीछे बैक सीट पर रुद्राक्ष लगभग सोने ही वाला था, लेकिन चार्ल्स की अगली बात में उसकी पूरी नींद पूरी तरह से उड़ा दी। चार्ल्स की बात सुनकर रुद्राक्ष पूरी तरह से उठ गया और उसकी बातें सुनने लगा। आगे कहानी में क्या होगा जानने के लिए सुनते रहिए मिस्ट्री गर्ल एंड अ रूड हीरो, और कमेंट और लाइक जरूर कीजिए जिससे हमें प्रोत्साहन मिले। धन्यवाद। एपिसोड 144। अनाहिता ने मैसेज भेजा। अब तक आपने सुना कि हिमेश मल्होत्रा के बोलने अनाहिता खाना तो बना देती है मगर उसका स्वाद बहुत खराब होता है। वहीं दूसरी तरफ रुद्राक्ष कुछ खरीदने का नाटक करते हुए बाहर निकाला है और वह लोग एक प्रॉपर्टी देखने जा रहे होते हैं, लेकिन सेल्स मैनेजर की बात सुनकर रुद्राक्ष हैरान हो जाता है। अब आगे। रुद्राक्ष जो पिछली सीट पर बैठा चार्ल्स की बातें सुन सुनकर सोने ही वाला था, अगले ही सेकंड चार्ल्स की बातें सुनकर उसकी सारी नींद भाग गई। चार्ल्स बोला, बाय द वे, जो सेलर इस प्रॉपर्टी को बेचना चाहती हैं, उनका नाम मिस माहिरा है। उन्हें देखकर लगता है वह भी इंडिया ही है, मुझे ऐसा लगता है। यह सुनते ही रुद्राक्ष की आंखें हैरानी से बड़ी हो गई और उसने पूछा, आपने क्या बताया, ओनर का नाम? रुद्राक्ष की अचानक इतनी तेज आवाज से हैरान हो गया, उसका लगभग स्टीयरिंग पर से कंट्रोल छूट ही गया था। उसके हिसाब से पीछे बैठा हुआ है यह इंसान काफी हाई स्टैंडिंग था और ज्यादा बात नहीं करता था, और अचानक से रुद्राक्ष कितने तेज बोलने से वह डर गया था। लेकिन इतने सालों से वहाँ काम कर रहा था, उसने कई हाई प्रोफाइल लोगों को हैंडल किया था, इसलिए उसने जल्दी से ही खुद को संभाल लिया और कहा, उनका नाम माहिरा है। यह वही नाम था जो अनाहिता के निकनेम की तरह उज होता है, और अमेरिका में अनाहिता क्या यही नाम चलता था, और पता नहीं क्यों। यह नाम सुनते ही रुद्राक्ष को एक अलग सी फीलिंग हुई, वह खुद को रोक नहीं पाया और उसने पूछा, क्या उनका कोई दूसरा नाम भी है? वह तो मुझे नहीं पता, चार्ल्स ने ना में सर हिलाते हुए कहा, मिस माहिरा हमारे पास सिर्फ एक बार ही आई है। उनकी कंपनी का फाइनेंस डिपार्टमेंट इस मैटर को हैंडल करता है, और उसके अलावा मैं आपसे माफी चाहूंगा सर कि हम किसी को भी इसी तरह अपनी क्लाइंट्स की इन्फॉर्मेशन नहीं दे सकती। उसके अलावा इस प्रॉपर्टी के पेपर वर्क को फाइनलाइज करने के लिए मिस माहिरा ही आएंगी, अगर आप सचमुच मेंशन को खरीदना चाहेंगे तो। उसके जवाब सुनकर रुद्राक्ष ने अपनी आंखें नीचे कर ली, अपना फोन निकाल कर अनाहिता को एक मैसेज भेजा, जो इस वक्त अपने रूम में बैठी हुई काम कर रही थी। तभी उसे मैसेज मिला। मैसेज में सीधा सीधा रुद्राक्ष ने एक सवाल पूछा था, क्या तुमने कुछ महीना पहले लाइट स्प्रिंग में अपनी एक प्रॉपर्टी सेल के लिए छोड़ी थी? अनाहिता कुछ सेकंड के लिए हिचकिचाई,
लेकिन उसने रुद्राक्ष से कुछ भी ना छुपाने का फैसला किया और जवाब दिया, हाँ बिल्कुल, क्यों पूछा तुमने। उसका जवाब मिलते ही रुद्राक्ष के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। उसकी इंट्यूशन कभी कभी सही होती है। मिस माहिरा उसी की अनाहिता है। माहिरा वही नाम है जो वह अमेरिका में इस्तेमाल करती है। यह सब सोचते हुए रुद्राक्ष हंसने लगा। क्या इत्तेफाक है, अगर वह आज से पहले कभी अनाहिता से नहीं मिलता तो यह एक मौका हो सकता था कि वह लोग एक दूसरे से मिलते, न सिर्फ उनकी कहानी अलग होती बल्कि वह अलग अलग मिलते। रुद्राक्ष अभी अपने इन्हीं ख्यालों में खोया हुआ था, तभी सेल्स मैनेजर की आवाज से वह वापस अपने होश में आया। भले ही इस प्रॉपर्टी की साइज बहुत बड़ी हो, लेकिन उसे मेंशन में सिर्फ 5 बेडरूम है, और अगर मैं गलत नहीं हूँ तो हर एक बेडरूम का मेजर 100 स्क्वायर मीटर से, और वहाँ पर एक इंफिनिटी पूल, वाइन सेलर, गैलरी और एक प्राइवेट फिल्म थिएटर भी है। और उसे मेंशन का सबसे यूनिक फीचर है कि वहाँ पर एक ऑटोमेटिक बोनफायर है जो ठंड के मौसम अपने आप ऑन भी होता है, और वहाँ की वॉल ग्लास की है जिससे आप सामने का सुंदर नजारा अपने घर में रहते हुए भी देख सकते हैं। ध्रुव जो कार के साइड में बैठा हुआ था, उसने चार्ल्स की बातों से पकड़कर ऑलरेडी अपने कान में रुई कस ली थी। वही रुद्राक्ष की चार्ल्स की सारी बातें सुनी जा रहा था और इमेजिन कर रहा था कि अनाहिता एक सुंदर नज़ारे को देखते हुए बैठी हुई कैसी लगेगी। ऐसे ही वह उनकी गाड़ी मेंशन के सामने रुकी। चार्ल्स की बातों से पका हुआ ध्रुव सबसे पहले गाड़ी से उतरकर भागा। उसे सचमुच मेंशन को देखना था, क्योंकि वह लोग यहाँ सीरियसली इस घर को खरीदने नहीं आए थे, क्योंकि इसी हिल साइड मेंशन के आसपास उन्होंने सिलेक्ट करके अपने आदमियों को तैनात किया हुआ था और उनका बिछाया हुआ जाल दुश्मनों को फंसाने के लिए पूरी तरह से तैयार था। वहीं दूसरी तरफ जब अनाहिता को मैसेज भेजने के बाद काफी टाइम तक रुद्राक्ष का कोई मैसेज नहीं आया, तो अनीता ने दूसरा मैसेज भेजा, लेकिन तुम्हें कैसे पता चला कि मैं कोई प्रॉपर्टी सेल के लिए छोड़ी है। रुद्राक्ष जैसे ही कार से बाहर उतरा, उसे अनाहिता का मैसेज मिला। उसने नजर उठाकर उसे हिल साइड मेंशन को देखा, जैसे देखकर कोई भी एक पल के लिए खो सकता था, और फिर जवाब दिया, यह सिर्फ एक इत्तेफाक है जो मैं इसे खरीदने आया हूँ। मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम थोड़ी अमीर हो। उसकी यह बात सुनते ही अनीता की भौहें आपस में सिकुड़ गई और उसने मैसेज भेजा, क्या तुम कुछ ज्यादा ही नहीं बोल रहे हो? थोड़ी अमीर से तुम्हारा क्या मतलब है? इससे मैं ऑफेंड हो सकती हूँ, अगली बार ऐसे शब्दों का इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो अनाहिता ने मैसेज भेजा और एक स्माइल इमोजी भेजकर अपना फोन नीचे रखकर काम वापस करने लगी। जो सामान उसने अभय से मांगा था, एक बार वह अभय उसे दे दे तो अनाहिता एक साथ हिमेश मल्होत्रा को बहुत सारे सरप्राइज देगी। वही किसी अनजान जगह पर एक पुल के साइड में एक डेविलिश हैंडसम आदमी अपने शरीर पर से एक व्हाइट टॉवल लपेटे हुए चेयर पर आंखें बंद करके लेटा था। उसके बगल में ही एक लड़की बिकनी पहनकर आई और उसे जूस सर्वे करने लगी। उस आदमी ने उसे लड़की को देखा और कुछ कहा नहीं। वह लड़की जानती थी कि वह उसे आदमी के करीब नहीं जा सकती, तो वह वापस पुल में चली गई, जहां पर उसी की तरह कुछ और लड़कियां थीं। खूबसूरत लड़कियां, पार्टी, शराब, कई आदमियों की फैंटेसी हो सकती है, लेकिन उस आदमी का ध्यान कहीं और लग रहा था। वह इन सब से बिल्कुल अनजान अपने ही ख्यालों में था। ठीक उसी वक्त एक ब्राउन बालों वाला आदमी उसके पास आया। उसे आदमी को देखकर दूसरा पहला आदमी बोला, आज काफी अलग लग रहे हो अभिमान। अभिमान हंस और उसने कहा, कुछ काम था बहुत, इसलिए लोग प्रोफाइल रख रहा था। क्या आपको पता है मुझे क्या पता चला? उस आदमी ने अपने हाथ दबाए। उसे बातें गोल गोल घूमने का कोई मूड नहीं था। उसने कहा, जल्दी बोलो। अभिमान जो उसके सामने खड़ा था, उसे भी पता चल गया कि उसका बॉस बातें घूमने के मूड में नहीं है, इसलिए तुम जवाब दिया। रुद्राक्ष सिंघानिया लौट आया है, काफी कैपेबल है वह। हमने जिन भी लोगों को अपनी साइड किया था, उसने फिर लोगों को अपनी साइड कर लिया है। अभिमान की बात सुनकर भी उसे आदमी के चेहरे पर कोई बदलाव नहीं आया और बोला, कंटिन्यू। अभय आगे बोलते ही वाला था, तभी उसका ध्यान बटा। उसने हंसी की आवाज सुनकर पुल की तरफ देखा तो 2 लड़कियां एक बॉडीगार्ड को परेशान कर रही थी। वह बॉडीगार्ड ऊपर से नीचे भीगा हुआ था, लेकिन वह बिना किसी एक्सप्रेशन के इस तरह खड़ा था और उन दोनों लड़कियों को साइड में हटाकर अपने आप को सुखाने की कोशिश कर रहा था। अभिमान वहां से अपनी नजर हटाने ही वाला था, तभी उसे अपने पीछे से एक बहुत ही कोल्ड आवाज सुनाई दी, शश। यह बात सुनते ही दोनों लड़कियों ने उसे तरफ देखा तो उसे आदमी की खतरनाक नजरों को देखकर वह कांपने लगी और जल्दी से वहां से भाग गई। अभिमान उस आदमी की तरह देखकर कहा, तुम्हें सचमुच नहीं पता कि लड़कियों के कैसे ट्रीट करते हैं ड्यूक? कट द करेब, आगे बोलो। उस आदमी ने को ठंडा जवाब दिया। अभिमान ने भी मजाक करने की कोशिश नहीं की और आगे बोला, रुद्राक्ष सिंघानिया एक नई प्रॉपर्टी खरीदने के लिए आया है। उसकी नजर उस ईल साइड विला पर है जो लाइट स्प्रिंग में है। क्या तुम्हें लगता है हमें इस मौके का फायदा? इतना कहते कहते अभिमान रुक गया। सामने वाला आदमी मडर आंखों से उसकी तरफ देखे जा रहा था। उसने गुस्से में चिल्लाते हुए कहा, तुमने इतनी इम्पोर्टेंट बात अभी तक मुझे बताएं क्यों नहीं? टीम को बुलाओ और चलो यहाँ से।
आदमी ने यह बात कही और वहां से मेंशन के अंदर जाने लगी। जाते वक्त उसकी पीठ पर वह बड़ा सा टैटू साफ दिखाई दे रहा था। उसे आदमी की पीठ पर एक ड्रैगन का टैटू था, जिसके कई सर थे और हर एक सर पर एक क्राउन था। तीसरी डायग्राम की पूंछ स्टार की तरह बनाई हुई थी और वह टैटू उसे आदमी की गर्दन से नीचे से लेकर कमर तक था, जो काफी भयानक दिखाई देता था। अभय ने यह टैटू पहले भी बहुत बार देखा था, लेकिन जब भी वह इसे देखता उसे डर लगने लगता। अभिमान आदमी के पीछे पीछे जाने लगा। तभी उसने उसकी बात सुनी, जो वॉकी टॉकी से अपने आदमी हो उससे बात कर रहा था। जैसे ही उसने अपनी बात खत्म की, अभिमान खुद को रोक नहीं पाया और उसने पूछा, ड्यूक क्या तुम भी हमारे साथ चल रहे हो? उस आदमी ने बहुत ही खतरनाक और डरावनी एक्सप्रेशन के साथ उसे देखा और कहा, वह एक बार मेरे हाथों से बच चुका है, मगर इस बार मैं उसे अपनी जहां हाथों से मारूंगा। वह कई सालों से इस मौके का इंतजार कर रहा है और वह अब इंसान और इंतजार नहीं करने वाला। वह अभी इसी वक्त रुद्राक्ष की जान लेना चाहता था। जल्दी ही वह अभिमान के साथ तैयार हुआ और अपने कई आदमियों के साथ निकल गया। वहीं दूसरी तरफ रुद्राक्ष और ध्रुव सेल्स मैनेजर के पीछे पीछे मेंशन के दरवाजे तक पहुंचे। चार्ल्स अब और ज्यादा तेज आवाज में मेंशन की तारीफ में किया जा रहा था। उसने कहा, सर इस पूरे हिल साइड में इस मेंशन का इंटीरियर सबसे बेस्ट है। ऑफ कोर्स इसकी खास बात इसका पुल है। मैं आपको वहां लेकर चलता हूं, आप लोग खुद देख दीजिए। इतना कहकर उसने एक हाथ से उसे तरफ चलने का इशारा किया। रुद्राक्ष और ध्रुव भी उसे आदमी के पीछे चलने लगे, यह दिखाने के लिए कि वह सचमुच यहाँ खरीदने ही आए हैं। उस पुल के ऊपर से रिफ्लेक्टिंग मिरर से घेरा गया था, जिससे नीले आसमान की चमक नीचे पुल के पानी में दिखाई जाती थी और वही साइड में रखे एक बटन को दबाने से एक बड़ा सा LED स्क्रीन स्कूल के सामने आ जाता था। यह सब देखने के बाद ध्रुव बोला, अब यह है कुछ जो मैंने कभी नहीं देखा। स्विमिंग करना और गेम देखना एक ही वक्त पर बहुत अच्छे। इस घर का ओनर सच में जानता है कि लाइफ एंजॉय कैसे की जा सकती है। यह सुनकर रुद्राक्ष का चेहरा मुरझा गया। जब वह यहाँ आया तब उसे समझ में आया कि अनाहिता यहाँ पर किस तरह की जिंदगी जीती थी और वहाँ उस देश में जाकर उसे कितना कुछ झेलना पड़ रहा है। किसी को भी एक नई लाइफ में एडजस्ट करना मुश्किल होता है, लेकिन अपने नेचर से बिल्कुल उलट और अलग बिहेव करना उसके लिए भी बहुत स्ट्रगल भर काम होगा। तभी मैनेजर ने उन्हें याद दिलाते हुए कहा, सर इस घर के ओनर ने बचने के लिए जो प्राइस कहा है वह है $200 मिलियन। इस तरह की प्रॉपर्टी के लिए काफी रीजनेबल प्राइस है, तो आप जेंटलमैन का इस बारे में क्या ख्याल है? ध्रुव रुद्राक्ष की तरफ देखा, जिसे बहुत ही शांति से जवाब दिया, यह काफी अफोर्डेबल है। हम आसपास खुद जाकर देखना चाहेंगे तो आप हमारे साथ मत चलिए। चार्ल्स ने जल्दी से हाँ में सर हिलाया और कहा, जी सर बिल्कुल, लेकिन प्लीज सर गैलरी में जो पेंटिंग है और वाइन सेलर है उनका ध्यान रखेगा, बाकी आप लोग पूरा घर देख सकते हैं। ओके, रुद्राक्ष ने कहा तो वह सेल्स मैनेजर वहां से चला गया। आगे कहानी में क्या होगा जानने के लिए सुनते रहिए मिस्ट्री गर्ल एंड अ रूड हीरो, और कमेंट और लाइक जरूर कीजिए जिससे हमें प्रोत्साहन मिले। धन्यवाद। एपिसोड 145 अधूरी पेंटिंग। अब तक आपने सुना कि रुद्राक्ष ऐसे ही नाटक के लिए एक घर देखने चला जाता है ताकि वह अपने दुश्मनों को खुलकर सामने आने पर मजबूर कर पाए, लेकिन इत्तेफाक से वह घर अनाहिता का निकलता है, जिससे रुद्राक्ष का उसे घर में इंटरेस्ट बढ़ जाता है। अब आगे उस सेल्स मैनेजर के वहां से जाते ही ध्रुव ने एक राहत की सांस ली और बोला, कितना बकबक करता है यार आदमी, भले ही यह घर बहुत अच्छा है और वह सही कह रहा था। मैं यह बात मानता हूँ कि अगर हम यहाँ किसी मिशन पर नहीं होते तो पक्का मैं इस घर की खूबसूरती को बहुत एंजॉय करता है, और उसके अलावा इस घर का ओनर सचमुच जानता है कि एक लग्जरियस लाइफस्टाइल कैसे दी जाती है, और उसके अलावा इस मैनेजर के अनुसार वह काफी खूबसूरत भी है। मैं सोच रहा हूँ का एक बार उसे मिलने का मौका मिलता है पर्सनली तो मैं इस घर को भी खरीद लेता, अगर वह इतनी ही खूबसूरत हुई जितना इस आदमी ने बताया है। रुद्राक्ष काफी कुछ सोच रहा था। उसने इसी तरह जवाब दे दिया है, तुम्हें एक बार उसे मिलने का मौका जरूर मिलेगा। और वह मन ही मन सोच रहा था कि वह लोग पहले भी मिल चुके हैं। लेकिन ध्रुव को यह बात समझ नहीं आई और उसने पूछा, क्या तुम सचमुच इस घर को खरीदने वाले हो? रुद्राक्ष ने उसकी बात का कोई जवाब नहीं दिया और ऊपर की तरफ जाते हुए कहा, चलो ऊपर जाकर पहले टॉप फ्लोर चेक करते हैं। उसकी बात सुनकर ध्रुव समझ गया कि रुद्राक्ष इस घर को सच में खरीदने वाला है और उसने हैरानी से पूछा, आर यू सीरियस? क्या तुम भूल गए हो कि हमारे यहाँ आने का मकसद क्या है? रुद्राक्ष ने उसे एक नजर भी नहीं देखा और बोला, ऊपर का नजारा काफी अच्छा होगा और हम ऊपर से किसी गाड़ी को अपनी तरफ आता हुआ भी अच्छे से देख पाएंगे। उसका जवाब सुनकर ध्रुव को फाइनली कुछ समझ में आ गया और उसने एक राहत की सांस ली। वह लोग सचमुच यहाँ अपने दुश्मन को पकड़ने आए थे, कोई प्रॉपर्टी खरीदने नहीं। लेकिन तभी रुद्राक्ष ने आगे कहा, यह सब कुछ खत्म हो जाने के बाद मैं सेल्स मैनेजर से कहकर कॉन्ट्रैक्ट पेपर बनवाने के लिए कह दूंगा। उसकी बात सुनकर ध्रुव रुक गया और उसने पूछा, कौन सा कॉन्ट्रैक्ट?
घर खरीदने का, और कौन सा? यह सुनकर उसकी आंखें बड़ी हो गई और उसने कहा, है भगवान, तुम सच में सीरियस हो इस बारे में? रुद्राक्ष ने कुछ नहीं कहा और सीडीओ की तरफ देखने लगा, जो एकदम वेलकम थी और टॉप लेवल की तरह जाती थी। स्पेशली उसे इस घर में कोई इंटरेस्ट नहीं था, मगर इस घर के ओनर में जरूर था। ऑफ कोर्स वह किसी और चीज की अपॉर्चुनिटी खोज रहा था। उसके दिल में इस वक्त काफी मिक्स इमोशन चल रहे थे और वह अपनी फीलिंग्स अनाहिता के सामने तब तक कॉन्फ्रेंस नहीं करने वाला था जब तक वह खुद इस बारे में श्योर नहीं हो जाता। बेचैन ध्रुव भी उसके पीछे पीछे दौड़ते हुए आया और उसने कहा, हम लोग यहाँ पर 1 साल में एक बार या फिर कई बार 2 साल में एक बार आते हैं। इस जगह पर घर खरीदने का पॉइंट क्या है? तभी रुद्राक्ष ने बिना किसी एक्सप्रेशन के जवाब दिया, मेरे फ्यूचर लाइफ पार्टनर के लिए। अब जब अनाहिता का परिवार विलियम्स इसी जगह पर रहते हैं, तो अनाहिता जरूर यहाँ पर ही ज्यादातर वक्त बिताएगी, तो वह अनाहिता का घर ही खरीद के उसे ही दे दे ताकि वह अपनी मनपसंद जगह और जानी पहचानी जगह पर रह पाए, तो यह ज्यादा अच्छा होगा। तभी उसे पीछे से ध्रुव की कांपती हुई आवाज सुनाई दी, तुम्हारा फ्यूचर पार्टनर? मैं नहीं सोचा था कि तुम इस तरह से बात करोगे, और उसके अलावा क्या तुम लोग इतनी क्लोज हो कि रिलेशनशिप शुरू हो पास आए? तुम दोनों बहुत डिफरेंट हो। तुम दोनों का नेचर डिफरेंट है, मगर जेंडर सेम है मेरे भाई। यह आखिरी लाइन ध्रुव ने मन में कही थी। वह सेम सेक्स रिलेशनशिप के खिलाफ नहीं था, लेकिन वह इस तरह का नहीं था, और जब वह खुद इसमें इन्वॉल्व हो तो उसके लिए अनअक्सेप्टेबल था। ध्रुव पूरी तरह से पैनिक मोड में था। उसके माथे से पूरी तरह से पसीना बह रहा था और रुद्राक्ष जैसा दोस्त खोना नहीं चाहता था, लेकिन वह रुद्राक्ष का पार्टनर नहीं बन सकता था। वह सोच रहा था कि उनकी कन्वर्सेशन को आगे कैसे बढ़ता है। तभी उसे अपने मुंह पर रुद्राक्ष का हाथ फिल हुआ। रुद्राक्ष ने अपने एक हाथ से उसका मुंह बंद किया और चुप रहने का इशारा किया। ध्रुव ने रुद्राक्ष की नजरों का पीछा किया तो रुद्राक्ष पेंटिंग गैलरी की तरफ देखे जा रहा था। वहां पर एक बहुत ही बड़ी सी पेंटिंग लगाई हुई थी, जिसमें एक फॉरेन लेडी व्हाइट कोट में चेयर पर बैठी हुई थी और हल्के हल्के मुस्कुरा रही थी। वह बिल्कुल खुश लग रही थी। एक नजर में ही रुद्राक्ष देखकर पहचान सकता था कि यह अनाहिता के मोम की तस्वीर है। भले ही उसकी आंखें नहीं बनाई गई थी, लेकिन वह एक एसिडिक क्वालिटी की पोर्ट्रेट थी। वह पेंटिंग इतनी रियलिस्टिक लग रही कि ध्रुव बाकी सारी बातों में के बारे में भूल गया और हैरानी से बोला, रुद्र देख पेंटिंग कितनी रियलिस्टिक है। इसकी स्माइल मोनालिसा पेंटिंग की तरह इम्प्रेशन देती है। इसकी बहुत आसान है। अगर कोई इसे भेजना चाहे तो मैं जरूर खरीद लूंगा अपनी लिविंग रूम के लिए। तभी रुद्राक्ष ने अपनी उंगली से पेंटिंग के राइट में इशारा किया तो वहाँ पर लिखी हुई चीज को देखकर ध्रुव हैरान हो गया और उसने कहा, डैम, यह इस घर के ओनर ने बनाया है। देखकर लगता है कि वह प्रोफेशन से एक आर्टिस्ट है। ध्रुव बहुत ही ड्रामेटिक वे में बोले जा रहा था, लेकिन रुद्राक्ष चुपचाप उसे पेंटिंग को देखे जा रहा था। न सिर्फ वह अनाहिता के अलग अलग टैलेंट से हैरान हो गया था, मगर उस पेंटिंग को देखकर वह बता सकता था कि यह सिर्फ अनाहिता ने खुशी के लिए बनाया है। स्ट्रेंजली रुद्र, अगर सोचा जाए तो ध्रुव बहुत तेज आवाज में बोला, तूने देखा, ध्यान दिया, यहाँ पर गैलरी में जितने भी पोर्ट्रेट है उनमें से किसी की भी आंखें नहीं बनाई गई है। आंखों की जगह सिर्फ वही छोड़ दिया गया है। क्या ऐसा हो सकता है किसी आंखें बनाना ना आता हो? रुद्राक्ष को नहीं लगता था कि यह कारण हो सकता है, मगर उसे भी यह बात पसंद नहीं आई थी। ध्रुव पेंटिंग्स की आगे तारीफ करने ही वाला था, तभी रुद्राक्ष ने उसे बीच में रुकते हुए कहा, भूलो मत, हमें ऊपर किस लिए आए हैं? उसकी बात सुनकर ध्रुव ने गुस्से भरी नजरों से रुद्राक्ष को घुर कर देखा और मन ही मन बोला, क्या कोई अपने रोमांटिक इंटरेस्ट को जिसे वह लाइक करता हो इस तरह ट्रीट करता है? इस तरह तो यह रुद्र का बच्चा सिंगल ही मारेगा। मुझे तो छोड़ो, इसे कोई लड़की भी नहीं पटेगी इस तरह के एटीट्यूड के साथ। इतना सोचने के बाद उसने मुंह बनाया और लंबे लंबा कदम लेते हुए रुद्राक्ष के पीछे जाने लगा, जो उसे इग्नोर करके वहां से जा चुका था। जल्दी ही वह दोनों उसे हिल साइड मेंशन के टॉप लेवल पर पहुंच गए। वहां के गार्डन में कई अलग अलग रेयर प्लांट्स को लगाया गया था और वहां पर एक फाउंटेन भी था। वहां का एनवायरनमेंट पिक्चर्स लेने के लिए बिल्कुल परफेक्ट था। उन्हें लग रहा था जैसे वो लोग किसी क्लासी पार्क में आ गए हो। वहां पर पहुंचकर रुद्राक्ष आधा शहर देख सकता था और वहां का नजारा बहुत खूबसूरत था। रुद्राक्ष के आसपास घूमकर एक अच्छा एंगल ढूंढ लिया जहां से वह मेंशन की तरफ आने वाले इकलौते रोड पर अच्छे से नजर रख पाए। इस मेंशन की तरफ आने का एक वही रास्ता था। यह सोचकर रुद्राक्ष ने अपना हाथ उठाया और उसके स्लीव्स के अंदर छोटे हुए छोटे से माइक्रोफोन से बोला, मेंशन से 2 किलोमीटर की दूरी पर किनारे के पेड़ों के आसपास छुप जाओ। दोनों तरफ काफी घना जंगल है जहां पर तुम लोग अपने आप को छुपा सकते हो और जैसे ही वह लोग यहाँ आए उन्हें उलझा दो। दूसरी साइड से उसे संभव की आवाज सुनाई दी, मैं तुझे इन्फॉर्म करने ही वाला था कि अभी अभी मुझे इस एरिया का टोपोग्राफिकल मैप मिला है। हम लोग आगे बढ़ने ही वाले हैं और हम 2 माइंस वहां पर पहुंचकर लगा देंगे। लाइट स्प्रिंग वाली जगह पर 22 लगाना बहुत आसान काम है, मगर मुझे पूरा आधा दिन लग गया सिर्फ इस मैप को ढूंढने में।
रुद्राक्ष ध्यान से कुछ गाड़ियों को हिलसाइड मेंशन के पास पार्किंग से निकलकर आगे जंगलों की तरफ बढ़ते हुए देखा। संभव की गाड़ी कुछ ही सेकंड में 5 किलोमीटर की दूरी पर फैल गई और उनका एरिया में माइनस को लगा दिया गया और जल्दी ही उनकी गाड़ी वहां से हट गई और सारे के सारे आदमी आसपास के जंगलों में सिर्फ 10 मिनट के अंदर छुप गए। उसका दुश्मन ही था जिसने पहले छुपकर वार किया था, तो अब वह कोई साधु संत था नहीं जो पीछे से वार नहीं करेगा। इस बार उसके दुश्मन को सरप्राइज मिलने वाला है। वह लोग उस पर हमला करते तो कोई बात नहीं थी, लेकिन उन लोगों ने उसके दोस्त पर और अनाहिता पर भी हमला किया और कई मासूम लोगों की जान खतरे में डाली थी। उसका दुश्मन जो भी था उसे रुद्राक्ष पर्सनली बदला नहीं ला चाहता था। उन्हें इस तरह एक एक्सप्लोजन में मार देना काफी इजी था उनके लिए, लेकिन इस वक्त वह अपने अपनों और खासकर अनाहिता को किसी तरह की मुसीबत में ही डालना चाहता था। इसलिए उसे जल्द से जल्द इस दुश्मन का खात्मा करना होगा। तभी उसके पीछे से ध्रुव बोला, क्या हो अगर वह खुद ही ना आए तो? वह अपने कुछ आदमी भी तो भेज सकता है हमारे पास। क्या हमारा सारा मेहनत बर्बाद नहीं हो जाएगी? रुद्राक्ष की नजर अभी भी रोड पर बनी हुई थी और उसने कहा, वह यहाँ आएगा। मैं उसे इतना उकसाया है कि वह यहाँ आएगी। भले ही रुद्राक्ष को अपने दुश्मन की आइडेंटिटी में नहीं पता थी और ना ही उसे यह पता था कि वह सामने वाला दुश्मन है कौन जो हर बार उसे इतनी बुरी तरह से मारने की कोशिश करता है, लेकिन वह यह बात बहुत अच्छे से जानता था कि सामने वाला इंसान जो भी है उसकी सिर्फ एक ही इच्छा है कि वह रुद्राक्ष को मारता हुआ देखे। और जब उसके हाथ में रुद्राक्ष ने खुद यह सुनहरा मौका दिया है तो वह क्यों उसे गवा आएगा? वह यहाँ रुद्राक्ष को मारने के लिए खुद आएगा या फिर आएगी, लेकिन रुद्राक्ष की गट फीलिंग कह रही थी कि शायद उसका प्लान सक्सेसफुल नहीं होने वाला है। जब अनाहिता ने उसे सक्सेस की बात की थी तो वह यह बात मानने के लिए तैयार नहीं था, लेकिन वह सचमुच आज यह खुद फील कर रहा था। ध्रुव ने मुंह बनाते हुए कहा, तुम्हारा अंदाजा इस मामले में सही होना चाहिए। वह बार बार हमें करने की कोशिश कर रहा है। एक बार वह मेरे हाथ लग जाता ना, तुम्हें उसे ऐसी मौत देता कि वह जिंदगी भर याद रखना, लेकिन सिर्फ तू चाहता है इसलिए हमसे इतनी आसान मौत दे रहे हैं। रुद्राक्ष ने उसकी बात का कोई जवाब नहीं दिया और उसे तरफ देखते रहा। तभी अचानक उसे सुनाई दिया, वह लोग आ रहे हैं। ध्रुव ने अपना सर उठाकर देखा तो कुछ काली गाड़ियां लगातार उनकी तरफ आ रही थी, जिसे देखकर उसने हैरान होकर कहा, हमारा दुश्मन भी ताकतवर है। देख कितनी बड़ी फौज लेकर आ रहा है। उन्हें तो देखकर लग रहा है कि वह लोग यहाँ विश्व युद्ध करेंगे। ऐसा भी कह सकता है, रुद्राक्ष कहा, लेकिन मेरा दुश्मन मुझे मारने के लिए कुछ ज्यादा ही उतावला है, इसलिए वह मुझे यहाँ मिलने पर्सनली आ रहा है। ध्रुव बोला, यह तो हमारे लिए अच्छा है। देखते हैं कि यह कहे कौन। अगर वह इस बम ब्लास्ट में जिंदा बच या ना तो मैं उसे खुद हाथों से काटकर अपने कुत्तों को खिलाऊंगा। ध्रुव का गुस्सा जायज भी था, क्योंकि न सिर्फ उन्होंने अंधेरे में छुपकर रुद्राक्ष पर हमला किया था, बल्कि वह लोग तरह तरह से उन चारों परिवारों के बिजनेस को भी नुकसान पहुंचाते रहे थे। जब उन्होंने राघव पर हमला किया तब उनकी बर्दाश्त की बाहर हो गई थी। आगे कहानी में क्या होगा जानने के लिए सुनते रहिए मिस्ट्री गर्ल एंड अ रूड हीरो, और कमेंट और लाइक जरूर कीजिए जिससे हमें प्रोत्साहन मिले। धन्यवाद।